चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो इसके ऊपर भी एक थ्योरम डिपेंडेंट है। देखिए, जितने भी थ्योरम्स हम देख रहे हैं, वेक्टर्स के अंदर देखे थे, लाइन के अंदर देखे, प्लेन के अंदर देखेंगे, तो इनमें से कोई भी थ्योरम बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है और सारे थ्योरम्स के रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल है। तो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, अब स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने से पहले स्क्यू लाइंस किसको कहा जाता है ये तो समझ में आना चाहिए। तो दो लाइंस है आपके पास में स्पेस के अंदर, तो अगर वो दो लाइंस ना तो इंटरसेक्ट हो रही है आपस में और ना ही वो एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसे सिचुएशन में उन दो लाइंस को कहा जाता है स्क्यू लाइंस। और इसको और दूसरा नाम है नॉन कोप्लेनर लाइंस। देखिए, इसको नॉन कोप्लेनर लाइंस क्यों कहा गया है, क्योंकि इसको डिफाइन जिस तरीके से किया गया है उससे ये पता चलता है कि दो अगर लाइंस कोप्लेनर नहीं है तभी जाके स्क्यू बन सकती है। मतलब समझ रहे हो? देखिए, अगर कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, दो लाइंस एक ही प्लेन में होना। अब अगर दो लाइंस एक प्लेन में है तो दो ही तरीके से हो सकती है, या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई होगी या फिर पैरेलल होगी, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो अगर दो लाइन स्क्यू लाइन है तो इसका मतलब वो प्लेन के अंदर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्लेन के अंदर हो गई तो स्क्यू लाइन का डेफिनेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो जिस तरीके से स्क्यू लाइंस को डिफाइन किया है उस हिसाब से हम उसको नॉन कोप्लेनर लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि दो लाइंस को तभी स्क्यू लाइन कहा जाता है जब वो ना तो इंटरसेक्टिंग है और ना ही पैरेलल है। तो अगर आप समझना चाहते हो कि ऐसी लाइन कैसी होती है तो आप सिंपली क्यूब को ले लो। क्यूब होता है ना हमारा, जिस तरीके से हम क्यूब को निकालते हैं बेटा, तो क्यूब का क्या करना है आपको, देखिए ये वाला डायगोनल ले लीजिए, ठीक है, और ये वाला डायगोनल ले लीजिए। तो देख लो आप इनको, ये ना तो एक प्लेन में है, सॉरी, ये वाला डायगोनल ले लो, ठीक है। तो ना तो ये प्लेन में है, मतलब ना तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही ये पैरेलल है, ठीक है। और आप स्पेस के अंदर डायगोनल इसके इसमें ले लो, ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर समझ में आता है कि भैया एक प्लेन में है नहीं, ठीक है, बाजू में है स्पेस में, इसलिए मैंने इसके अंदर निकाल के दिखाया। अदरवाइज आप कहीं पर भी ले सकते हो। तो स्पेस के अंदर कहीं पर भी आप दो लाइंस ले सकते हो जो कि इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही और पैरेलल भी नहीं है। तो बेटा ऐसे लाइन को स्क्यू लाइन कहा जाता है। अब हमें क्या करना है, ऐसे लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब फिर से बात हो रही है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब उन दोनों के बीच में ऐसी सेगमेंट जो दोनों को भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो डायग्राम सबसे पहले आएगा स्क्यू लाइंस के लिए, कि मान लीजिए ये दो स्क्यू लाइंस है आपके पास और ये है इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको हम लोग कहेंगे पी क्यू। अब बेटा आपके पास दो लाइन है तो लेट मान लीजिए इसको L1 कहेंगे, इसको L2 कहेंगे। तो जो आपकी L1 है, आप किसको L1 कह रहे हो, तो आर बार, आपने L1 कहा है आर बार इज इक्वल टू A1 बार प्लस लैम्बडा B1 बार को, और L2 कह रहे हो आप आर बार इज इक्वल टू A2 बार प्लस लैम्बडा B2 बार को। तो आपने जिसको L1 कहा है उसका इक्वेशन ये है और ये L2 है, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि इस लाइन के ऊपर आपके पास एक पॉइंट रहेगा ए, ऊपर लिखता हूं मैं, जिसका पोजीशन वेक्टर रहेगा A1 बार, यहां पर देखिए, और दूसरा पॉइंट है आपके पास बी जिसका पोजीशन वेक्टर रहेगा A2 बार। ये तो आपको पता ही है, लाइन के ऊपर ये दो पॉइंट्स रहेंगे ही। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूं, ये कैसे भी हो सकते हैं। तो यहां पर एक बात समझने जैसी, वो समझ में आ गई तो ये प्रूफ आ गया। फिर हमारा क्या समझने जैसी बात है कि बेटा ये जो ए बी दिख रहा है ना आपको, सो अगर मैं मान लीजिए ए बी बार बोलता हूं, चलिए वेक्टर ए बी बार बोल रहा हूं मैं, तो ये जो ए बी बार वेक्टर है, इसका आप प्रोजेक्शन, ये जो पी क्यू दिख रहा है ना आपको, ये पी क्यू क्या है, इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन पी क्यू बार। देखिए पी क्यू एक सेगमेंट, और अगर मैं बोलता हूं पी क्यू बार, तो इसी वेक्टर के ऊपर का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, कि जो ए बी बार है उसका प्रोजेक्शन पी क्यू बार के ऊपर है, और वो कौन है, खुद पी क्यू है। देखिए बेसिकली प्रोजेक्शन कैसे लिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये बी बार वेक्टर है और ये ए बार वेक्टर है, ठीक है, ये ए बार है। तो अगर मुझे इस वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है तो मैं क्या करता हूं, इसके एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। अब क्योंकि ये दोनों यहां पर टिके हुए हैं
मतलब दोनों इंटरसेक्टेड है, तो इस पॉइंट के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर मान लीजिए कि ये बी बार आपका यहाँ पर है और ए बार यहाँ पर है, और मान ले कि ये फ्री वेक्टर भी नहीं है, मैं इसको मूव भी नहीं कर सकता, ऐसा मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो आप ए बार का पोजीशन बी बार के ऊपर कैसे लेंगे? तो आपको यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन नहीं ले रहे हो तो ये प्रोजेक्शन हो जाएगा इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर। अब उसी प्रकार से अगर ये बात समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पर देखिए ये आपका वेक्टर है ए बी बार, और इसका प्रोजेक्शन आपको लेना है पी क्यू बार के ऊपर। तो आप क्या कर रहे हो, इसके एंड पॉइंट से देखिए ये जो सेगमेंट दिख रहा है आपको एपी, ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डाला और यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डाला है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये जो पी क्यू है, दिस पी क्यू हियर, पी क्यू क्या है, इट इज अ प्रोजेक्शन, इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन पी क्यू बार। तो अगर ये प्रोजेक्शन है तो फिर पी क्यू को क्या लिखा जा सकता है, जो आपको फाइंड आउट करना था, पी क्यू को आप लिख सकते हो ए बी बार डॉट पी क्यू बार एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि हमें फाइंड आउट ही पी क्यू करना था, तो पी क्यू बार तो पता हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, तो देखिए बेटा बेसिकली पी क्यू बार है क्या, ये जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर टू है लाइन L1 एंड लाइन L2, लेकिन आपको पता है कि लाइन L1 इज गिवन बाय दिस इक्वेशन r बार इज इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्बडा b1 बार। और अगर लाइन L1 जो है हमारी, या फिर ये जो लाइन है r बार L1 बोल रहे हैं जिसको हम, ये लाइन पैरेलल है b1 बार को, ये तो हमें पता है। इस इक्वेशन में देखिए ये लाइन पैरेलल है b2 बार को, ये तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन से हमें पता चलता है ना कि r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार क्या बताता है कि उसके वो जो भी लाइन है दैट इज पैरेलल टू b बार। तो ये लाइन पैरेलल है b1 बार को, ये लाइन पैरेलल है b2 बार को। अब अगर ये दोनों भी लाइंस पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है इसको और ये लाइन पैरेलल है इसको, तो बेटा b1 बार क्रॉस b2 बार क्या होगा, एक वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा b1 बार और b2 बार दोनों लाइंस को। सही है ना, क्योंकि b1 बार और b2 बार क्या है, ये दो लाइंस है। ठीक है, अब ये जो दो लाइंस है, सॉरी इस लाइन के अक्रॉस है b1 बार विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के अक्रॉस है b2 बार विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। अक्रॉस बोल सकते हो या फिर पैरेलल बोल सकते हो। अब ये दोनों जो है, तो इन दोनों का आप लोग लेने वाले हो क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो किसको परपेंडिकुलर रहेगा, इन दोनों को भी परपेंडिकुलर रहेगा। और यहां पर आप देख रहे हो कि पी क्यू भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है, तो अगर पी क्यू इन दोनों को परपेंडिकुलर है मतलब बी वन बार एंड बी टू बार को पी क्यू परपेंडिकुलर है, और b1 बार क्रॉस b2 बार किसको परपेंडिकुलर है, b1 एंड b1 बार एंड b2 बार को। तो इसका मतलब क्या हुआ, pq बार एंड b1 बार क्रॉस b2 बार ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, तो इस बात को आप लिखेंगे। ठीक है, तो या फिर मैं यहां पर बोल देता हूं कि b1 बार क्रॉस b2 बार इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू b1 bar and b2 bar, and pq bar is perpendicular to b1 bar and b2 bar। बेसिकली pq बार परपेंडिकुलर लाइन L1 को, लेकिन लाइन L1 b1 बार को पैरेलल है तो ये उसको भी परपेंडिकुलर हो गया। एंड सिमिलरली फॉर दिस, तो pq बार इज परपेंडिकुलर टू b1 बार एंड b2 बार, तो b1 बार क्रॉस b2 बार इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू b1 बार एंड b2 बार, एंड pq बार इज अ परपेंडिकुलर टू दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी चीजें सेम चीज को परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए। दिस इंप्लाइज b1 बार क्रॉस b2 बार इज पैरेलल टू pq बार। तो ये मैं सब क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरी गाड़ी कहीं पर अटकी हुई है, इस pq बार पर अटकी हुई है। ठीक है ना, तो अब देखिए अगर pq बार और b1 बार क्रॉस b2 बार, अगर ये दोनों मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर पैरेलल है, तो मैं इसके अक्रॉस यूनिट वेक्टर ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पास b1 बार मौजूद है और b2 बार भी मौजूद है। मुझे मेरा टारगेट है ये डिस्टेंस निकालना है, और इस डिस्टेंस को निकालते समय सिर्फ मैं उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूं जो चीजें मेरे पास है। तो मेरे पास b1 बार है, b2 बार है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे यहां पर pq बार की जरूरत थी। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, अभी यहां पर pq बार के अलोंग अगर मुझे यूनिट वेक्टर मिलता है तो मैं उससे रिप्लेस कर सकता हूं pq बार को। ठीक है ना, तो pq बार
और b1 बार क्रॉस b2 बार ये दोनों पैरेलल है, तो इसके अक्रॉस जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी द यूनिट वेक्टर अलोंग pq बार। तो मैं यहाँ पर pq बार को रिप्लेस कर सकता हूँ उसके यूनिट वेक्टर से। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिखूंगा यूनिट वेक्टर n कैप कहेंगे यहाँ पर, देयरफॉर यूनिट वेक्टर n कैप, या फिर ठीक है n कैप को जो कहने को यूनिट वेक्टर n कैप ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ pq बार, ठीक है। एंड देयरफॉर n कैप क्या है, b1 बार क्रॉस b2 बार का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार, ठीक है। सो देयरफॉर आप pq बार की जगह पर रिप्लेस कर सकते हो n कैप को। अब बेटा क्योंकि n कैप यूनिट वेक्टर है तो pq बार का मैग्नीट्यूड बन जाएगा 1, और pq बार की जगह पर आप लोग लिखेंगे ab बार डॉट ये दैट इज b1 बार क्रॉस b2 बार एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार। लेकिन ab बार क्या है, ab बार क्या है, इट इज a2 बार माइनस a1 बार। तो क्या मिला आपको, a2 बार माइनस a1 बार इंटू b1 बार क्रॉस b2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, वही हमने प्रूव कर दिया है। तो ये था बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। गुड बाय।